सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ हाजिर हूं एक बार फिर से वैभव राज शुक्ला। और आज आपको सबसे पहले रूस के कजान की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो भारत और रूस की मजबूत दोस्ती को बयां करती है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में मौजूद हैं, जहां पर उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई, बात हुई। संकेत साफ है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिहाज से ये मुलाकात जो है क्यों अहम मानी जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ब्रिक्स की ताकत बताएंगे और इसकी बैठक से अमेरिका और यूरोप के देश क्यों परेशान होंगे, ये भी समझाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती जो है एक मिसाल है, मगर इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री भी लाजवाब है। इसी साल जुलाई में जब मोदी मॉस्को गए थे, तब भी दुनिया ने पुतिन के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग देखी थी। और आज भी जब वे मिले तो जैसे चेहरे खिल उठे। पुतिन ने तो वहां तक का कहा कि हम इतने करीब हैं कि हमें अनुवाद की जरूरत नहीं है, यानी हमें एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए। इससे पहले कजान के प्रवासी भारतीयों के साथ रूसी लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की भव्य उनका स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। मौका ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन का है, पर शहर तो रूस का कजान है। इसलिए जब भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। खुशी सिर्फ प्रवासी भारतीयों को ही नहीं हुई, बल्कि रूस के लोगों ने भी जैसे पलक पावड़े बिछा दिए। रूस के जमीन पर कृष्ण के भजन सुनते हुए प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए, हाथ जोड़े खड़े रहे, साफ और मधुर हिंदी भाषा में प्रभु के भजन सुनते रहे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी कजान के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां भी नए अंदाज में उनका स्वागत हुआ। रूस की लड़कियों ने लड्डू और केक के साथ उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान के दौरे पर हैं, पर उनकी मौजूदगी रूस और प्रवासी भारतीयों के लिए बेहद खास है। उनके स्वागत में वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। इतना ही नहीं, रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों ने पीएम मोदी के सम्मान में स्वागत गीत गाया। शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम। तो वहीं महिला कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए दिल जीत लिया। पीएम मोदी जब कजान के कोस्टर्न होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी देखते बनी। साड़ी और दूसरे पारंपरिक परिधान में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे।
और जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री का ये दूसरा रूसी दौरा है और ये गर्मजोशी बयां करती है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं। जो खुशी रूसी के लोगों के चेहरे पर दिखी, वैसी ही प्रसन्नता रूस के राष्ट्रपति पुतिन के चेहरे पर नजर आई जब वो प्रधानमंत्री से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले और जब आमने सामने बैठकर बात हुई तो एक दूसरे के प्रति सम्मान और आपसी समझ देखने लायक थी। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। भारत ने हमेशा इस बात को स्वीकार किया है कि रूस दुख सुख का साथी है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी दोनों देशों के रिश्तों के अनुरूप है। इस साल मॉस्को की मुलाकात में जो बॉन्डिंग दिखी थी, वो कजान में भी नजर आई। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे के प्रति विश्वास रूस और भारत के संबंधों का यही आधार है और इसीलिए जब मॉस्को में मिले थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को जंग के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की सलाह दी थी। जब कजान में मिले तो उन्होंने एक बार फिर युद्ध और शांति का जिक्र किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि रूस के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन यूक्रेन युद्ध पर अहम बातचीत कर सकते हैं। पिछले रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के दौरे पर भी जा चुके हैं। जेलेंस्की से भी बात हो सकती है। तो क्या कजान में जब उनकी पुतिन से बात होगी तो शांति के किसी फॉर्मूले पर मुहर लगेगी? ये लाख टके का सवाल है जिस पर इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं। रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रूस के कजान में हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन कई वजहों से अहम है, लेकिन भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो 3 बड़े मुद्दे हैं जिनसे भारत का सीधा जुड़ाव है। पहला, रूस और यूक्रेन की जंग जिसमें भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। दूसरा, इजरायल और लेबनान की लड़ाई, साथ ही साथ ईरान और इजरायल का तनाव। इस बैठक में ईरान शामिल है। माना यह जा रहा है कि दोस्त होने के नाते भारत इस तनाव के समाधान में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। और तीसरा अहम मुद्दा है चीन, जिससे एलएसी पर तनाव कम करने की दिशा में अहम फैसला हो सकता है। देखिए, कजान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता गौरव सावंत। गौरव, आप बताएं कि ब्रिक्स का यह सम्मेलन जो है भारत के लिहाज से कितना अहम है, खासकर अगर हम देखें यूक्रेन और इजरायल की जंग को लेकर इस बैठक पर क्यों दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, समझाइए जरा। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति की 8 जुलाई की यात्रा पर रिपोर्टिंग कर रहा था। फिर जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने काफी लंबी बातचीत की, शांति का प्रयास किया, मैं उसको भी रिपोर्ट कर रहा था और वहां भी कई पहलू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में उन पर चर्चा की। अब प्रधानमंत्री एक बार फिर यहां रूस आए हैं और कजान में राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई है और उम्मीद यही है कि शांति की दिशा में कोई रास्ता निकल सके। पहली बात। फिर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण। अभी नए राष्ट्रपति बने हैं ईरान के मसूद पिज़ेश्कियान और इजराइल के साथ संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं ईरान के। ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ समय पहले ही इजराइल पर दागी और इजराइल अब पलटवार करने की तैयारी में है। ऐसे में क्या भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है, क्योंकि भारत इजराइल का भी अभिन्न मित्र है और ईरान के साथ भी भारत के सिविलाइजेशनल, पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो क्या वहां शांति की दिशा में भारत आगे बढ़ा सकता है बात, क्योंकि भारत हमेशा वार्ता के पक्ष में अपना पक्ष रखता है और यही बात चीन के साथ बहुत महत्वपूर्ण होगी। 4 साल से भारत और चीन के बीच तनाव है, लेकिन भारत ने शांतिप्रिय तरीके से हल निकालने का रास्ता नहीं छोड़ा।
ब्रिक्स की बैठक से ठीक पहले भारत और चीन दोनों ने एक बड़ा समझौता किया है। एलएसी पर जिन इलाकों को लेकर अभी भी विवाद था, वहां पर पेट्रोलिंग करने और सेना हटाने को लेकर एक अहम फैसला हुआ है। माना यह जा रहा है कि कजान में अगर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो दोनों देश एलएसी पर चीन के साथ हुई समझौते की पूरी जानकारी अभी नहीं है, मगर माना जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के जिन इलाकों में अभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग बंद है, वहां पेट्रोलिंग शुरू होगी और सेनाएं भी पीछे हटेंगी। एलएसी पर तनाव की शुरुआत जून 2020 में शुरू हुई थी, जब चीन ने एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा कर लिया था। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई और फिर 15 जून को गलवान घाटी में ऐसी हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद तनातनी अपने शिखर पर पहुंच गई। चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत ने भी सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए। दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते गए। हालांकि इस दौरान विवाद सुलझाने के लिए दोनों के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हुई और अच्छे नतीजे भी निकले। गलवान घाटी और पेंगोंग झील जैसे इलाकों से सैनिकों को पीछे करने पर समझौता हुआ, पर देपसांग और डेमचोक इलाके में चीन अपने दावे पर डटा रहा। इसी वजह से ना तो सेनाएं हटी और ना पहले की तरह पेट्रोलिंग शुरू हुई। अब माना जा रहा है कि देपसांग और डेमचोक के साथ कुछ और पॉइंट्स पर भी समझौता हो गया है। 段时间以来，中印双方通过外交和军事渠道就中印边境的有关问题保持密切沟通。目前，双方已就有关问题达成解决方案，中方对此予以积极评价。下一步，中方将与印方落实好上述解决方案。关于你提到的双边会见。 昨天我也回答了相关的问题，如有相关的消息，中方将及时发布。 असल में लद्दाख में कुछ पॉइंट्स पर चीन की सेना अपनी सीमा से आगे बढ़कर बैठी थी, जबकि भारत ने चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए ये शर्त रखी थी कि चीनी सेना को 4.5 साल पहले की पोजीशन पर जाना होगा। चीन को आखिरकार ये बात माननी पड़ी है। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this, what I am saying, it's been our stance from April 20 itself when General Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same way. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is convincing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हुआ समझौता सीमा विवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, मगर हाँ, जानकार मानते हैं कि हालात ठीक होंगे। दोनों देशों का एक दूसरे पर भरोसा बनेगा, टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, यानी कि डी फैक्टो टर्म्स में भारत ने वो जो एरिया है उस पर से अपना क्लेम जो है वो हम मेंटेन ही नहीं कर सकते। लेकिन अब हमको मालूम होता है कि चीन भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनको भी रास्ता हमने रोक रखा था। तो अब दोनों साइड एक दूसरे के वहां पर एक दूसरे को इन्फॉर्म करके पेट्रोलिंग कर सकेंगे, तो उससे कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग या कुछ हद तक जिसे आप कहते हैं कि एक ट्रस्ट बनेगा, एक विश्वास की एक फिजा बनेगी। कोई बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी कुछ होगा, उसमें एक पेशरफ्त होगी। भारत के नजरिए से देखें तो देपसांग उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये दौलत बेक ओल्डी के करीब है, जहां मिलिट्री बेस के साथ भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी स्थित है और यहां से काराकोरम दर्रे पर पकड़ रहती है। साथ ही चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रहती है। अब इस समझौते के बाद नजर इस बात पर टिकी है कि कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और भारत के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, ऐसा है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव अगर कम होता है तो ये दोनों देशों के लिए गुड न्यूज होगी। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आप बताएं कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर आपके पास क्या खबर है और दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है वो कितनी बड़ी उपलब्धि है? गौरव, डिसंगेजमेंट पर तो एग्रीमेंट हो गया है डेमचौक में भी और डेप्सांग में भी, लेकिन ये टैक्टिकल विक्ट्री एक तरह से कही जा सकती है। स्ट्रेटेजिक विक्ट्री तभी होगी अगर डिसंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन हो और डी इंडक्शन हो। जो 50,000 सिपाही दोनों तरफ से तैनात हैं वो अपने पीस टाइम लोकेशन पर जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और संभवतः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले 24 घंटे में वार्ता होगी, उससे उस दिशा में बात आगे बढ़ सकेगी। उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटों में दोनों के बीच यहां पर कजान में बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह दो अलग अलग हिस्सों में जंग चल रही है और इसी वजह से देशों की जो गोलबंदी है वो हो रही है, उसे देखते हुए ब्रिक्स का ये सम्मेलन बहुत अहम है। आपको बता दें कि ब्रिक्स का 2009 में अस्तित्व में आया, तब भारत के अलावा रूस, चीन और ब्राजील ही इसमें शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सदस्य के तौर पर शामिल होने के बाद समूह का नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। बाद में इसमें इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए और वैश्विक और आर्थिक बदलावों को देखते हुए अजरबैजान, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। देखिए, ब्रिक्स जो है दुनिया की करीब 45% आबादी का नेतृत्व करता है, जिसकी वजह से इस संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की करीब 28% भागीदारी है। ब्रिक्स के गठन का मूल मकसद जो है दुनिया भर में खासकर आर्थिक नीतियों में अमेरिका के प्रभाव को कम करना था। ब्रिक्स देशों की ओर तेल से करीब कारोबारी को लेकर डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तेल व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर कोई फैसला करते हैं तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। ब्रिक्स अमेरिका के प्रभाव वाले नेटो और G7 ग्रुप का भी टक्कर देने लग सकता है और ब्रिक्स EU यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। जिस आक्रामक रफ्तार से संगठन के तौर पर ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में वो आसानी से G7 देशों के समूह को भी पछाड़ सकता है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।